वेलकम है सक्सेस वे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए शुरू करते हैं। मैं कंटेंट जो पीडीएफ में लिखा है उसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करना है एंड कंटेंट के साथ विजुअल को भी एक टीचर की तरह समझाना है। हाँ, और मुझे लगता है ये अप्रोच बहुत बढ़िया रहेगी। देखो, अगर हम इस पहले स्लाइड को देखें तो साफ समझ आता है कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग यानी सीआरई कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसको समझने के लिए हमें इसके 3 मेन पिलर्स पर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो 3 पिलर्स इस विजुअल में साफ दिख रहे हैं ना। पहला है रिएक्टर डिजाइन, दूसरा किनेटिक्स और तीसरा थर्मोडायनामिक्स। सही कहा आपने। तो रिएक्टर डिजाइन में हम ये देखते हैं कि रिएक्टर का साइज और शेप कैसा होना चाहिए। कैनेटिक्स बताता है कि भाई रिएक्शन की स्पीड क्या है। और थर्मोडायनामिक्स से हमें पता चलता है कि रिएक्शन में हीट अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। अच्छा, मतलब ये तीनों चीजें मिलकर ही पूरा सीआरईए का फाउंडेशन बनाती हैं। लेकिन एक इंजीनियर जब प्लांट डिजाइन करता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ता है कि प्लांट के अंदर 2 तरह के मेन ऑपरेशंस होते हैं, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस। और ये डिफरेंस बहुत क्रूशियल है। हाँ, मैं इस पीडीएफ में देख रहा हूँ कि यूनिट ऑपरेशन को एक फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप बताया गया है। यानी इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता ना? बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन करना या मिक्सचर को अलग करना फिल्ट्रेशन के जरिए। इसमें मॉलिक्यूल्स वही रहते हैं, बस उनका फोम या सेपरेशन हो जाता है। तो अगर मैं इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझाऊं, जैसे सब्जियां छांटना और उन्हें धोना एक फिजिकल काम है ना? हाँ इसमें सब्जी तो वही रहती है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। सब्जी धोना आपका यूनिट ऑपरेशन हो गया। लेकिन जब आप उन सब्जियों को मिलाकर गैस पर एक नई डिश पकाते हैं ना, हाँ हाँ। तो वो यूनिट प्रोसेस है। अच्छा, यानी यूनिट प्रोसेस में एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन होना। वही तो। और पता है, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का जो असली हार्ट होता है ना, वो ये यूनिट प्रोसेस ही होता है। बाकी का 90% प्लांट तो बस इस हार्ट तक मटेरियल पहुंचाने और निकालने का सिस्टम होता है। बस, ये काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। तो अगर हम विजुअल में आगे बढ़े तो यहाँ केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स दिए हुए हैं। इसमें 4 अलग अलग बेस बताएं। हाँ, इन 4 कैटेगरीज को समझना रिएक्टर डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है। पहला है फेजेस के बेसिस पर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में हैं, जैसे दोनों लिक्विड हैं, तो वो होमोजीनियस हो गया। सही पकड़ा। और अगर एक से ज्यादा फेज है, जैसे सॉलिड और गैस मिल रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनियस है। दूसरा बेसिस होता है कैटलिस्ट का, हाँ। जिसमें रिएक्शन कैटालिटिक हो सकता है या नॉन कैटालिटिक। अच्छा, और तीसरा बेसिस जो मैं देख रहा हूँ वो हीट इफेक्ट का है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट जनरेट होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट देनी पड़ती है। और चौथा है डायरेक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों तरफ जा सकता है, और इरिवर्सिबल जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। लेकिन एक सवाल है मेरा, एक रिएक्टर डिजाइनर के लिए इन कैटेगरीज को जानना इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ रेट निकाल कर काम नहीं चल सकता क्या? अब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ। देखो, अगर आपको पता ही नहीं है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो आप कूलिंग सिस्टम कैसे लगाओगे? अच्छा, वरना तो प्लांट में ब्लास्ट हो सकता है। बिल्कुल। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बहुत तेजी से हीट निकलती है। अगर कूलिंग जैकेट नहीं होगी तो थर्मल रनअवे हो जाएगा। इसीलिए टाइप्स जानना पहला कदम है। सही बात है। तो अब टाइप समझ आने के बाद इस पीडीएफ में हम अगले सेक्शन पर आते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है। यहाँ लिखा है -RA। हाँ, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि रिएक्टिंग फ्लूइड के पर यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के मोल्स में चेंज होने की रेट क्या है। और इस विजुअल में ये लिखा है कि रेट एक इंटेंसिव क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंसिव क्वांटिटी का मतलब है कि ये रिएक्टर के साइज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ाने से चेंज नहीं होगा। ओह, ओके। और पीडीएफ के डायग्राम में रिएक्टर रेट को मेजर करने के 5 अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ सॉलिड वगैरह। हाँ, क्योंकि हर सिस्टम अलग होता है ना। कभी हम रेट को सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के बेसिस पे निकालते हैं, कभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के हिसाब से। लेकिन मुझे इस इक्वेशन में एक चीज जो सबसे ज्यादा खटक रही है वो ये माइनस का साइन है। रिएक्टेंट के रेट में माइनस क्यों लगाया भाई? ये बहुत कॉमन डाउट है। देखो, टाइम के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है ना,
यानी उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। हाँ, तो डिसअपीयर हो रहा है वो। बिल्कुल। तो मैथमेटिकली जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन कैलकुलेशंस में हमें स्पीड पॉजिटिव चाहिए होती है। अच्छा, तो उस नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से ही इक्वेशन में एक माइनस लगा देते हैं। एकदम सही, ये बस एक मैथ का एडजस्टमेंट है। इसलिए रिएक्टेंट के लिए माइनस आर ए लिखते हैं और प्रोडक्ट्स के लिए नेचुरली प्लस आर आर होता है, क्योंकि वो बन रहे होते हैं। वाह, ये तो बहुत क्लेवर हैक है। अब रेट निकालने के बाद आगे विजुअल में रेट इक्वेशन पर फोकस किया गया है। माइनस आर ए इज इक्वल टू के इंटू सी ए एन। हाँ, ये इक्वेशन बहुत फंडामेंटल है। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पर। तो ये जो के है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना? इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं पीडीएफ में। हाँ, और ये सी ए एन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट पार्ट है। इसमें जो एन है वो रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। लेकिन यहाँ स्लाइड में एक अजीब बात लिखी है कि के की यूनिट ऑर्डर यानी एन पर डिपेंड करती है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, लेफ्ट साइड में रेट है जिसकी यूनिट हमेशा फिक्स होती है, मोल एल्स एस में, है ना? लेकिन राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन की पावर बदल रही है। अच्छा, तो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग होगी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग? बिल्कुल। जीरो ऑर्डर में ये मॉल्स होंगी, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ सेकेंड इनवर्स होगी और सेकेंड ऑर्डर में तो उल्टी हो जाएगी, एल मॉल्स बन जाएगी। डॉलर के बेसिकली एक बैलेंसर का काम करता है। यानी इक्वेशन को डायमेंशनली स्टेबल रखने के लिए के अपनी यूनिट को अडेप्ट कर लेता है। बहुत सही। अब ये ऑर्डर का क्या चक्कर है? स्लाइड में एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री लिखा है। ये समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में पूरे हो जाते हैं। इनके लिए जो ऑर्डर होता है वो उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर होता है। मतलब हमेशा एक इंटीजर होगा, जैसे 1, 2 या 3। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शंस नॉन एलिमेंट्री होते हैं, यानी वो एक से ज्यादा स्टेप्स में कॉम्प्लेक्स तरीके से होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या हम इक्वेशन देखकर ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है स्टूडेंट्स को। नॉन एलिमेंट्री में ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता। ये फ्रैक्शनल यानी पॉइंट में भी हो सकता है। अच्छा, तो पीडीएफ में जो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस दिया है वो क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी को थियोरेटिकल बताया गया है। हाँ, देखो, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कि एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स तो पूरे ही टकराएंगे ना, आधा मॉलिक्यूल तो नहीं टकरा सकता। हाँ हाँ, सही बात है। इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा एक होल नंबर होती है, लेकिन जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई वैल्यू है। ये सिर्फ लैब में रेट लॉस से ही पता लग सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बिना लैब में टेस्ट किए हम ऑर्डर कंफर्म नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंस पर है। यहाँ अरेनियस थ्योरी लिखी है। हाँ, हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात तो कर ली। अब देखते हैं टेम्परेचर रिएक्शन स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है। इसका फॉर्मूला है K इक्वल्स के नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ई आर टी। इसमें ये ई क्या है? पीडीएफ में इसको एक्टिवेशन एनर्जी लिखा गया है। एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के पुराने बॉन्ड्स तोड़ने और रिएक्शन शुरू करने के लिए चाहिए होती है। अगर मॉलिक्यूल्स में उतनी एनर्जी नहीं है तो वो आपस में टकराकर वापस लौट जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा। ओह, इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये सड़क पर एक स्पीड ब्रेकर की तरह है ना? जितना बड़ा स्पीड ब्रेकर यानी बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी, गाड़ी निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेटर या टेम्परेचर देनी पड़ेगी। बहुत ही उम्दा एनालॉजी है। और विजुअल में एक थंब रूल भी लिखा है जो इंजीनियर्स हमेशा याद रखते हैं। अगर आप टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाते हैं ना, तो रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है। बाप रे, सिर्फ 10 डिग्री में डबल? ये तो बहुत सेंसिटिव है। हाँ, और ये सेंसिटिविटी डिपेंड करती है उस स्पीड ब्रेकर की हाइट पर। अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो टेम्परेचर बदलने पर और भी ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। अच्छा, और यहाँ पीडीएफ में एक और थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी। ये आरएनएस से कैसे अलग है? देखो, सिर्फ टकराना काफी नहीं है। टकराने तो बहुत होती हैं, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन्स होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी के साथ। जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे थे। बिल्कुल। इसको कंबाइन करने के लिए एक जनरल थ्योरी लिंक बनाया गया है, K इक्वल्स के नॉट टी एम ई माइनस ई आर टी। अगर इसमें m की वैल्यू 0 रख दें तो ये वापस आरएनएस बन जाता है। और अगर
m की वैल्यू हाफ रख दे तो ये मैथमेटिकली कोलिजन थ्योरी बन जाता है। ये इस बात को दिखाता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि मॉलिक्यूल्स के टकराने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। वाह, क्या बात है। तो अब हमारे पास स्पीड और टेम्परेचर दोनों का डेटा आ गया है, लेकिन एक इंजीनियर रिएक्टर डिजाइन करते वक्त ये कैसे नापता है कि काम पूरा कितना हुआ? उसके लिए हमारा आखिरी मेट्रिक आता है जिसे कहते हैं कन्वर्जन, जिसे एक्सए से लिखते हैं। ये बताता है कि रिएक्टर के अंदर रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और पीडीएफ में एक हाईलाइट है कि कन्वर्जन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के बेसिस पर ही निकालना चाहिए। ऐसा क्यों? हम किसी और रिएक्टेंट को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो, रिएक्शन को रोकेगा कौन? जो सबसे पहले खत्म होगा, है ना? और वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। जो चीज एक्स्ट्रा बची हुई है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे तो डिजाइन गलत हो जाएगा। हाँ, लॉजिकली वही बात बनती है। जो चीज सबसे कम है वही डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। सही। और कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम के लिए एक बहुत काम की मास्टर इक्वेशन बनती है, CA इज इक्वल टू CA0 1 माइनस XA। ये इक्वेशन डायरेक्टली बता देती है कि किसी टाइम पर कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है। अच्छा, ये इक्वेशन तो बहुत यूजफुल होगी साइज निकालने के लिए। लेकिन ये सब तो थ्योरी हो गई। जब एक्चुअली लैब से डेटा आता है टाइम और कंसंट्रेशन का, तो रियल लाइफ में के और ऑर्डर कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें इंटीग्रल मेथड एल्गोरिदम का यूज करना पड़ता है। और सच बताऊं तो ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल या ट्राई एंड एरर मेथड ही है। अच्छा, तो मतलब हमें अंदाजे से शुरुआत करनी पड़ती है। पीडीएफ में इसके 4 स्टेप्स का लूप दिखाया है। हाँ देखो, पहले हम हाइपोथेसाइज करते हैं, यानी मान लेते हैं कि चलो ऑर्डर 0 है या 1 है। फिर उस हिसाब से इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। और तीसरा स्टेप है प्लॉट करना, है ना? ग्राफ बनाते हैं हम डेटा पॉइंट से। बिल्कुल। और चौथा है वेरीफाई करना। अगर ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है तो समझ लो आपने जो ऑर्डर माना था वो सही है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो आपको दूसरा ऑर्डर मानकर दोबारा ये लूप चलाना पड़ेगा। मतलब जब तक स्ट्रेट लाइन ना मिले तब तक ट्राई करते रहो। हाँ। अच्छा, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का एक एप्लीकेशन दिया है। इसका ग्राफ माइनस लॉग 1 माइनस XA वर्सेस टाइम के बीच बनता है, जिसका स्लोप K होता है। हाँ, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसकी हाफ लाइफ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। फॉर्मूला है 0.693 K। मतलब मैं कितना भी मटेरियल ले लूं, उसको आधा होने में टाइम सेम ही लगेगा। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में वही होता है। लेकिन जब आप सेकेंड ऑर्डर एप्लीकेशन देखते हैं जिसका ग्राफ XA 1 माइनस XA वर्सेस टाइम बनता है, वहां रूल बदल जाता है। सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा स्लाइड में लिखा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप इनिशियल क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो रिएक्शन को आधा होने में कम टाइम लगेगा। ओह वाओ, ये मैथमेटिकल रिलेशन तो बहुत जरूरी होगा जब हम किसी एक्चुअल कंटिन्यूअस प्लांट को डिजाइन करते होंगे। बिल्कुल, रेजिडेंस टाइम डिसाइड करने में इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। तो अगर इस पूरे सेशन को सम अप करें तो हमने देखा कि ये ब्लूप्रिंट 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सिस्टम क्लासिफिकेशन, जहां फेज और कैटलिस्ट आते हैं। हाँ, और दूसरा काइनेटिक्स डेफिनेशन, जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेट करते हैं। तीसरा, थर्मोडायनामिक एनर्जी, जहां अरेनियस क्यूरी और टेम्परेचर का रिस्पॉन्स पढ़ा हमने। और चौथा, सबसे प्रैक्टिकल पिलर, डेटा एनालिसिस, जहां हम इंटीग्रल मेथड से लैब का डेटा एनालाइज करते हैं। और इन सब का जो फाइनल आउटपुट निकल कर आता है वही है रिएक्टर डिजाइन, है ना? रेट इक्वेशन को फाइनलाइज करके ही ऑप्टिमल साइज और कन्वर्जन निकलता है। गाइड करता है कि एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर स्मूथली कैसे चलाना है बिना किसी हादसे के। ये सेशन तो वाकई बहुत इंफॉर्मेटिव था। एक एक करके विजुअल के हर एलिमेंट को डिकोड करने से सीआरई कितना लॉजिकल लगने लगा है। हाँ, पर जाने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के टकराने को हम इक्वेशंस में कितनी एक्यूरेटली मॉडल कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, रेट इक्वेशंस के जरिए। तो सोच कर देखिए, अगर यही सेम प्रिंसिपल हम सोसाइटी पर लगाएं तो क्या फ्यूचर में हम इंसानों के बिहेवियर या इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को भी ऐसे ही काइनेटिक डेटा से प्रिडिक्ट कर पाएंगे? एक प्रोवोकिंग थॉट है ये। बाप रे, ये तो एक अलग ही लेवल की साइंस फिक्शन वाली बात हो गई। लेकिन मैथमेटिकल पैटर्न्स तो हर जगह होते ही हैं, तो कौन जाने।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।